हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस साइन। आज आप लोगों को हम एक टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हैं और आप लोग जितना हमने पढ़ाया है उसमें से ही ये क्वेश्चन है। आप लोग भी अपना आकलन करिए और स्टार्ट करिए कि और अपना आकलन करिए, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बाहर से हैं और सारे क्वेश्चन जितना हमने पढ़ाए हैं उसी में से हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गृह प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति, संसाधन उपलब्ध कराना, लक्ष्य की पूर्ति करना, उपलब्ध संसाधनों से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। तो गृह प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ गृह प्रबंधन का उद्देश्य सिर्फ पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना नहीं होता, सिर्फ संसाधन उपलब्ध कराना नहीं होता और लक्ष्य की पूर्ति करना नहीं होता। क्या होता है? उपलब्ध संसाधनों से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। क्या होता है? उपलब्ध संसाधनों से। इस यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। मतलब प्राथमिक सामाजिक प्रणाली कौन सी है? ये देखते हैं कि मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो क्या होते हैं? प्राथमिक जो होती है कि प्राथमिक सामाजिक प्रणाली, मित्र, पड़ोसी, संबंधी क्या होते हैं? इसमें से ये सभी होते हैं। जो सामाजिक प्रणाली होती है वह प्रथम पाठशाला ये क्या होती है? परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। लेकिन पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर, परिवार प्रणाली जो परिवार है उसके चारों ओर क्या है कि मित्र हैं, संबंधी हैं, पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा क्या होगा? समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा। कार्यस्थल मतलब काउंटर के समतल होगा, शरीर के बहुत करीब होगा। तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसको आप लोग देखिए और बताइए क्या है कि क्या होगा? शरीर के बहुत करीब होगा। शरीर के बहुत करीब होगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? क्या ज्ञान है, कौशल है, मनोवृत्ति है और सभी है? क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? इसको बताइए। उपयुक्त सभी है। ठीक, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 5वें नंबर का कि व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। कितने स्तर में? मतलब कितने स्तर में उन्होंने वर्गीकृत किया है? बताइए। व्यक्ति के कार्य का तरीका उन्नत हो, इसके लिए मुंडेल ने परिवर्तन के स्तरों को वर्गीकृत किया है। कितने स्तरों में किया है? 5। कितने? 5 स्तर में। ठीक, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक अत्यधिक धन की उपलब्धता। मतलब वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अत्यधिक धन की उपलब्धता, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? क्या अत्यधिक धन की उपलब्धता होगी तो वैवाहिक जीवन सफल होगा? अगर मतलब पैसा ही बहुत हो जाए और दोनों में समायोजन ना हो, कोई शिक्षित ना हो और सिर्फ शिक्षित हो जाएं तो क्या वो सही होगा? नहीं। पति पत्नी अगर दोनों में समुचित समायोजन होगा तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है?
फिर से देखिए, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? पहला है निकिल एवं डार्सी, दूसरा है ग्रास एवं कैंडल, तीसरा है इरीन और चौथा डी वाला ऑप्शन है कोपिन। तो इसमें 7वें नंबर में क्या हो जाएगा कि निकिल एवं डार्सी। क्या हो जाएगा? निकिल एवं डार्सी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को समन्वित करने की प्रक्रिया है। क्या है? योजना बनाना, नियंत्रित करना, संगठन करना, कार्यान्वित करना। तो 8वें का क्या हो जाएगा? योजना बनाना। क्या होगा? योजना बनाना। ये ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है। क्या है तात्पर्य? कि सरल कार्य करना, मतलब जो सरल कार्य होते हैं उनको करना, कम कार्य करना। कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि कम कार्य को करना, काम के साधारण उपकरण का उपयोग करना, काम में जो साधारण उपकरण होते हैं उनका उपयोग करना, या कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीन का उपयोग करना। तो 9वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएंगे। कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। यह अच्छी विधि दर्शाते हैं, खराब, बेहतर, सर्वोत्तम। तो 10वें नंबर का आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या? सर्वोत्तम विधि को दर्शाते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, 11वां नंबर है कि कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा? फिर से क्वेश्चन देखेंगे, कार्य सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा? यह किसने कहा? निकिल एवं डार्सी ने कहा, ग्रास एवं कैंडल ने कहा, वर्गीज ने कहा, और क्या? एलिजाबेथ ने कहा। तो किसने कहा? इसमें आप लोग आंसर दीजिए। 11वें नंबर का क्या है? निकिल एवं डार्सी ने। क्या कहा? निकिल एवं डार्सी ने। अब नेक्स्ट देखेंगे, 12वां नंबर देखेंगे, किस साधन की गुणात्मक सीमाएं होती हैं? कौन से साधन की, कौन सा साधन ऐसा है जिसकी गुणात्मक सीमाएं होती हैं? ऊर्जा है, धन है, भौतिक पदार्थ है, ज्ञान है। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान। इसकी जो होती हैं, ज्ञान जो होती हैं, इसकी गुणात्मक सीमाएं होती हैं, क्योंकि ऊर्जा जो होता है, धन और भौतिक पदार्थ, ये सब की गुणात्मक सीमाएं नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, 13वां नंबर देखेंगे कि समय व्यवस्थापन का कौन यंत्र नहीं है? कौन यंत्र नहीं है? कार्यवक्र, पीक लोड है पहला, दूसरा कार्यवक्र है, तीसरा विश्राम है और चौथा क्या है? थकान है। क्या है? 13वें नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? जो पीक लोड था, कार्यवक्र था और क्या था? विश्राम था। विश्राम जो होते हैं वह पीक लोड, कार्यवक्र, यही समय व्यवस्थापन के 3 यंत्र थे। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन सा यंत्र नहीं है? नहीं पूछा है। नहीं को आप लोग ध्यान में रख के आंसर करिएगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा थकान। क्या हो जाएगा? थकान। अब नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधा के कार्यों को पूरा करने में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक, क्या उसके बाद क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? मतलब कौन सा कारक ऐसा है जो बाद के कार्यों को करने में बाधक है? क्या है? पहला है आराम, दूसरा है ऊर्जा, दूसरा है थकान, तीसरा सी वाला है ऊर्जा और डी वाला क्या है? कोशिश। तो 14वें नंबर का आंसर हो गया, क्या हो गया? सी, ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कला का सिद्धांत जो आँखों के बहाव से संबंधित होता है। हमने इसको बहुत अच्छे से बताया है, कला के तत्व, कला के सिद्धांत। ठीक। कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। और कला के सिद्धांत के बारे में बताया है जो 5 होते हैं। और कला के तत्व को हमने क्या बताया? 7 कौन कौन से होते हैं? क्या होता है? रेखा, आकार,
पोत, नमूना, रंग, और क्या होता है प्रकाश एवं छाया, और क्या होता है रिक्त स्थान। रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग 5 हो गए। और उसके बाद छठे नंबर पे क्या हो गया प्रकाश एवं छाया, और 7वें नंबर पे हो गया क्या हो गया कि खाली स्थान या रिक्त स्थान। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है कि कला का सिद्धांत जो आँखों के बहाव से संबंधित होता है उसे क्या बोलते हैं। ये क्या होता है, ये तीनों जो होते हैं ये कला के सिद्धांत हैं। अनुपात, लय, संतुलन, समरूपता, तो ये सब क्या होते हैं, उसके कला के सिद्धांत होते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा कि ये 15वें नंबर का आंसर हो जाएगा बी। कौन सा है ये लय क्या होगा, लय इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 16वें नंबर का कि संबंधों का नियम किससे संबंधित है। संबंधों का नियम किससे संबंधित है, अनुपात से, लय से, संतुलन से, थकान से। तो 16वें नंबर का आंसर हो जाएगा कि इसे अनुपात को हमने बताया था कि अनुपात को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, संबंधों के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक, अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, केंद्र के दोनों तरफ एक जैसा प्रभाव देना क्या कहलाता है। केंद्र के दोनों तरफ एक जैसा प्रभाव देना क्या कहलाता है, ये 17 नंबर का है। क्या लय कहलाता है, संतुलन कहलाता है, अनुपात का मतलब कोई भी चीज़ अनुपात में हो तो हमने कहा था कि केंद्र के जो होता है वह दोनों तरफ एक जैसा संतुलन हो, तो उसमें क्या आंसर होगा कि कोई भी चीज़ जो अगर संतुलन जो होता है बीच में केंद्र के दोनों तरफ एक जैसा प्रभाव दिखे तो वो क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा। तो यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, क्या पारिवारिक आय प्रभावित करता है जीवन स्तर को, राष्ट्रीय आय और परिवार का आकार, सभी। तो यहाँ पर आंसर होगा कि डी वाला, जो ये तीनों हैं ये तीनों क्या करते हैं, जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह किसने कहा। देखिए कुछ परिभाषाएं आपको प्रैक्टिस के माध्यम से कराई जाएंगी, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस के माध्यम से ही वो परिभाषाएं लर्न हो जाएं और भूलें ना। तो इसी तरीके से जब भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हर संडे को, तो उसमें कुछ परिभाषाएं जरूर रहेंगी। तो देखिए इसमें क्या है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह किसने कहा है। तो यह किसने कहा है, एलन ने कहा। किसने कहा, एलन ने कहा। यहाँ पर ए वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। इसमें क्या पूछा है, नहीं। ये नहीं ध्यान में रख के करिएगा कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है कि ज्ञान जो होता है वह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कॉफ़ी बनाना निर्णय का उदाहरण है। कॉफ़ी बनाना निर्णय का उदाहरण है। इसमें क्या है, आदत, चेतन, तुरंत, नीरस। तो ये कॉफ़ी बनाना कैसा निर्णय होता है, ये क्वेश्चन इस टीजीटी में भी आया हुआ है। कॉफ़ी बनाना निर्णय कैसा है, ये 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आदत जन्य निर्णय इसे कहते हैं। ठीक, किसी के रहने के सुरक्षित स्थान को क्या कहा जाता है। किसी के रहने के सुरक्षित स्थान को क्या कहा जाता है, क्या घर कहा जाएगा, मकान कहा जाएगा, या घर और मकान दोनों कहे जाएंगे, या इसमें से कोई नहीं। क्या कहा जाएगा, हमने क्या कहा था, कोई भी अगर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर भावनाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। लेकिन जहाँ रक्त संबंधी लोग रहते हैं, कई लोग एक साथ रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकान। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसी के रहने का सुरक्षित स्थान। हम लोग मकान में सुरक्षित रहते हैं। अगर मकान नहीं होगा तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या उसको आप पढ़ सकते हैं बिना मकान के। आपको बाहर रोड पे रह के पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके से रह सकते हैं। आपकी सुरक्षा घर में ही होती है। आप कहीं भी रहिए, लेकिन घर लौट के बाद आप मकान में अपने आते हैं। घर क्या होता है, ये भावनात्मक से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रबंधन के अंदर किन तत्वों का वैज्ञानिक
किन तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है? क्या है? प्रबंधन के अंदर किन तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है? नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वयन, उत्प्रेरक, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो किन तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है प्रबंधन के अंदर? क्या क्या है इसमें बताइए? कौन सा ये वाला क्वेश्चन 23 वाला का? प्रबंधन के अंदर किन तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें पहला क्या है? नियोजन है। दूसरा क्या है? संगठन है। फिर तीसरा क्या है? समन्वय है। फिर क्या है? चौथा क्रियान्वयन है। फिर उत्प्रेरक है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है। ये सभी क्या होते हैं? प्रबंधन के अंदर समन्वित किए जाते हैं। सी वाले ऑप्शन सही हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, गृह प्रबंधन है। गृह प्रबंधन क्या है? कार्य को पूर्ण करना। क्या गृह प्रबंधन कार्य को पूर्ण करना है? स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि क्या लक्ष्य की प्राप्ति हो। घर का रख रखाव कोई नहीं। तो गृह प्रबंधन क्या है? स्रोतों को क्या होता है कि स्रोतों को इस प्रकार आयोजन करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रबंधन है। प्रबंधन एक यांत्रिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, तकनीक प्रक्रिया है। क्या है यहाँ पर? प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। ये हमने कई बार बताया कि प्रबंधन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। और नेक्स्ट देखेंगे, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। क्या? ज्ञान, मूल्य और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ज्ञान है, मूल्य है, पारिवारिक संसाधन है, योजना है। तो 26 का क्या हो जाएगा कि योजना। योजना क्या है? योजना निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। क्या है? प्रोसेस है। इसके पहले शायद ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ ये मिस्टेक हो गया। योजना है। क्या है? योजना। तत्व जो होते ज्ञान है, मूल्य है, पारिवारिक संसाधन है, लेकिन योजना क्या है? ये एक प्रकार की प्लानिंग क्या है? ये एक प्रकार की प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको आप लोग सही कर लीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजना। कौन सा तत्व नहीं है? योजना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ज्ञान, मूल्य, पारिवारिक संसाधन और योजना। तो 26 का डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख तत्व है मूल्य, लक्ष्य, स्तर, समाज, विद्यालय, परिवार। तो 27 का हो जाएगा। क्या होगा 27 का? कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे कि वह प्रक्रिया जो 28 को, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करता है। तो कौन दिशा प्रदान करता है? 28 का क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या हो जाएगा? सी यानी नियंत्रण। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये किसने कहा? क्या कोर्टिजिन ने कहा, पी देवदास ने कहा, ग्रास एवं कैंडल ने कहा, या ग्रास एवं कैंडल ने कहा, या इरीन ने कहा? तो इसका आंसर आप लोगों को याद ही हो गया होगा, इसीलिए परिभाषा कई बार करवा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया। किसने कहा? कोर्टिजिन ने कहा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? नेतृत्व है, संप्रेषण है, संगठन चार्ट है कि निर्णय प्रक्रिया है? तो 30 का क्या होगा? एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? नेतृत्व, संप्रेषण, संगठन चार्ट, निर्णय प्रक्रिया। यहाँ पर आंसर में क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं कि 31 को क्या होगा? समस्या को परिभाषित करना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का मतलब कोई भी समस्या को परिभाषित करना या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में क्या है? कौन सा चरण है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो 31 का क्या हो जाएगा? पहला चरण है। कैसा चरण है? पहला चरण है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं उन्मुखीकरण का परिवार कहते हैं, प्रसव का परिवार कहते हैं, प्यार का परिवार कहते हैं, या पितृवंशी परिवार कहते हैं। तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहा जाता है? प्रसव का परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव का परिवार। नेक्स्ट देखेंगे,
परिवार जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। तो अंतिम अवस्था क्या है? खाली घोंसला है, प्रसन्न घर है, पूर्ण घोंसला है, अमीर घर है। तो परिवार जीवन चक्र की अंतिम अवस्था, इसमें जो होती है पारिवारिक जीवन चक्र की हमने 3 अवस्थाएं बताई थी। और प्रथम अवस्था आपको बताया था कि क्या, उसको क्या बोलते हैं कि प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था और विस्तृत अवस्था, जो तीन अवस्थाएं हैं। और तो सबसे बड़ी अवस्था, इसमें जो अवस्थाएं 3 होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी अवस्था कौन सी होती है? विस्तृत अवस्था होती है। क्या होती है? विस्तृत अवस्था। उसके बाद क्या होते हैं? पति पत्नी फिर संकुचित होकर रह जाते हैं, मतलब 2 ही लोग रह जाते हैं परिवार में, बच्चों की शादी हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे क्या है? इसको क्या बोलेंगे? संकुचित अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं? वहाँ उसमें मतलब बच्चों की शादी कर दी जाएगी और जितने लड़के हैं उनका वो अपने व्यवसाय करने लगेंगे। तो ये क्या, एक खाली घोंसला बन के रह जाता है। तो ये अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी? ए वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा 33 का। और अब 34 देखते हैं। विवाह अधिनियम वर्ष विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। विवाह अधिनियम वर्ष विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष कब रखी गई? ये आप लोग बताइए। 34 का क्या हो जाए? 1955 या मतलब 1955 में। कब रखी गई? 1955 में। कौन सा? 34 का डी हो गया। अब 35 वाला देखेंगे कि घरेलू हिंसा का लक्षण है। घरेलू हिंसा क्या शारीरिक प्रताड़ना की जाए वही घरेलू हिंसा कहलाती है, या मानसिक प्रताड़ना की जाए वही कहलाती है, गाली देना कहा जाए सभी। तो घरेलू हिंसा का लक्षण क्या हुआ? 35 का हो गया सभी। मतलब चाहे आप शारीरिक प्रताड़ना करिए, चाहे आप मानसिक प्रताड़ना करिए, चाहे गाली दीजिए, ये सब क्या घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है संसाधन, समय, प्रबंध, वैल्यू। तो इसको क्या बोलेंगे? पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है कि 36 का क्या हो जाएगा? वैल्यू। क्या हो जाएगा? ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है। क्या है? अज्ञानता है, निर्धनता है, सामाजिक मान्यताएं हैं, सभी है। तो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक हैं, क्या है? सभी हैं। क्या? सभी हैं। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? जीवन दर्शन से, अभिवृत्ति से, परिवार से, सभी से। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। किससे? जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। किससे? जीवन दर्शन से। हमारा जैसा दृष्टिकोण होगा जीवन को देखने का, तो इसी से प्रत्येक परिवार का जीवन, उसकी शैली पर प्रभाव पड़ता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। लंबवत संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय संगठन, सभी। संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। 39 का हो गया सी। क्या हो गया? रेखीय संगठन। रेखीय संगठन। अब नेक्स्ट देखेंगे कि टार्सल प्रत्यय है। झुकाव बैठना, पैर की गति, उठना खींचना। हमने इसमें 5 बताए हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये इसमें 5 होते हैं। जो टार्सल प्रत्यय होता है, ये क्या होता है कि टार्सल प्रत्यय क्या होता है? किसी चीज़ को झुक कर उठाना या खींचना। ठीक। तो ये क्या है? किसी चीज़ को, तो 40 नंबर का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। प्रबंध प्रक्रिया का प्रधान चरण है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रधान चरण है, कौन सा है कि बी वाला ऑप्शन, निर्देशन, नियोजन, जांच, नियंत्रण। तो बी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि प्रबंध प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण किसने दिए? प्रबंध प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण किसने दिए हैं? निकिल एवं डार्सी ने दिया है, ग्रास एवं कैंडल ने दिया है, इरीन ने दिया है, देवदास ने दिया है। तो आप क्या बताएंगे? 42 का क्या है कि प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण किसने दिए हैं? निकिल एवं डार्सी ने दिए हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप लोग बताइए। हमने कराया है प्रबंध प्रक्रिया का 3 चरण किसने दिया है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक। प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण किसने दिए हैं? निकिल एवं डार्सी ने। और प्रबंध प्रक्रिया के
प्रबंध प्रक्रिया का जो 43 वाला है उसको किसने दिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। ठीक, आप लोग ऑप्शन में यही ऑप्शन रख लीजिए, निकोलियम डार्सी, ग्रासिम कैंडल, इरीन और देवदास। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इसके तहत गतिविधियों का समूहीकृत करना और संसाधनों का सही प्रयोग करना क्या कहलाता है? 44 का क्या है? बी वाला ऑप्शन सही होगा कि आयोजन करना। अब इसको देखिए, आयोजन करना के तहत गतिविधियों को समूहीकृत करना और संसाधनों का सही प्रयोग करना कहलाता है। तो क्या है? आयोजन करना के तहत ये सब चीज़ें संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुँचने हेतु दिशा प्रदान करती है। वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों के तहत पहुँचने हेतु दिशा प्रदान करती है। तो पहला क्या हो गया? संगठन, दूसरा हो गया नियंत्रण, तीसरा होगा व्यवस्थापन और चौथा हो गया मूल्यांकन। तो 45 का क्या होगा? 45 का होगा नियंत्रण। ठीक, तो हम इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा व्यवस्थापन का अगोचर उपकरण है? क्या नेतृत्व है या संगठन चार्ट है, संप्रेषण है, निर्णय प्रक्रिया है? तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा व्यवस्थापन का अगोचर उपकरण है? 46 का आंसर आप लोग दीजिए। क्या है कि नेतृत्व, संगठन चार्ट, संप्रेषण, निर्णय प्रक्रिया। इसका क्या होगा कि डी वाला ऑप्शन 46 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट तो ये 47 का देखेंगे कि एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। क्या शिक्षा सिद्धांतों पर होता है, शिक्षा उद्देश्यों पर होता है या ए बी दोनों? कोई नहीं। तो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम किस पे आधारित होता है? शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, ए बी दोनों। तो इसमें आंसर होगा सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी दोनों पर, यानी शिक्षा सिद्धांतों पर भी होगा और शिक्षा उद्देश्यों पर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं। जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? कितने चरण बताए हैं? कितने बताए हैं? 3। कितने बताए हैं? 3 चरण बताए हैं। ठीक, ये 3 बी वाला ऑप्शन सही हो गया। एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है। एक बालक की मतलब शिक्षा जो होती है, किसी बालक की शिक्षा, वो किस निर्णय का उदाहरण है? क्या परिणाम का उदाहरण है, व्यक्ति का और समूह का, तकनीकी का? तो क्या है कि एक बालक की शिक्षा किसका उदाहरण है? किसका है? व्यक्ति का। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समूह का उदाहरण है। एक बालक की शिक्षा मतलब किसी बालक को शिक्षा पढ़ना है, कोई मतलब उसको पढ़ाई करनी है, तो क्या वो उसका व्यक्तिगत नहीं होता है, वह सबसे मतलब समूह में डिस्कस किया जाता है और बातें होती हैं कि हाँ इसको इस तरीके का सब्जेक्ट दिया जाए, इस तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये क्या है? एक बालक की शिक्षा किसका उदाहरण है? समूह का उदाहरण है। कैसा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि निर्णय प्रक्रिया के इसमें कुछ क्वेश्चन थे और प्रबंधन के कुछ क्वेश्चन थे। पारिवारिक आवश्यकताएं होती हैं और पारिवारिक जो फैमिली प्लानिंग, फैमिली की जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, उनके बारे में था। तो अब आप लोग इसमें से एक क्वेश्चन हमने पूछा है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और हम हर संडे को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।